हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीडर ट्रेड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसका नाम है बियरिंग, इस टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बियरिंग से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही बियरिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को भी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इस वीडियो में प्रोवाइड की गई बियरिंग टॉपिक से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। उम्मीद है आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वहाँ पे बियरिंग से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आप आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आज की यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, और उसके बाद आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं बियरिंग होता क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि बियरिंग मशीन का एक तत्व है जो दो सरफेसों के बीच स्मूथनेस तथा लो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा कि एक मशीन का एलिमेंट होता है जिसका कार्य होता है जहाँ पे दो सरफेस कंटेक्ट में हो उनके बीच स्मूथ स्पीड प्रोवाइड करना और लो फ्रिक्शन करना। ठीक है, यानी यह घर्षण को कंट्रोल करता है और यह जो है उसकी जो स्लाइडिंग फोर्स सरफेस होती है वहाँ पे यह कंटैक्ट के फॉर्म में आता है जहाँ से उनकी जो फोर्स लगने वाला होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर सिंपली सी बात करें बियरिंग का तो इसका जो मेन कार्य होता है यह आपकी एनर्जी को सेव करता है। कैसे कि जैसे कि हम दो सरफेस हैं, ठीक है, तो दो सरफेस जब आप आपस में डायरेक्ट कंटैक्ट के रूप में आती है, जैसे कि आप हमको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई आपका एक वर्क पीस है, ठीक है, और एक सेकेंड ईयर वाला ये वर्क पीस है। इसको थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, तब ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा। और उसके बाद इसके ऊपर कोई दूसरी ये सरफेस है आपको, ठीक है, और यहाँ पे एक वाली इस सरफेस को इस जॉब को है, इसको हम आगे की तरफ इसको स्लाइड करना है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कोई ऐसा इसको होल्डिंग करने के लिए ऐसा कुछ इसमें क्रो बार या कुछ लगाकर इसको खींच रहे हैं। एक ये कंडीशन होगी, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन एक वो बना होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सरफेस है और इसके बीच में दो रोलर है, ठीक है, रोलर है, और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर एक और सरफेस है, एक और वर्क पीस है, ठीक है, और इसको हम स्लाइड कर रहे हैं, इसको भी हम खींच रहे हैं, सॉरी प्लीज़। तो इसको भी हमें खींचना है। तो फोर्स सबसे अधिक किस में लगा, फर्स्ट कंडीशन में या सेकंड कंडीशन? ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। तो अब इसलिए बात है कि जो फोर्स है यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेक्ट एरिया है इसका ज़्यादा है और इसका जो कंटेक्ट एरिया है ये बहुत ही कम है। तो जहाँ पे कंटेक्ट एरिया बहुत ही कम होगा वहाँ पे पावर कम लगी और एनर्जी सेव ज़्यादा होगी। उसी प्रकार अगर जहाँ पे पावर जहाँ पे कंटेक्ट कम है वहाँ पे पावर आपकी बहुत ही कम लगेगी और आपकी एनर्जी सेव होगी। तो जो मोस्टली जो चीज़ निकल के आती है, या जो मतलब मेन जो चीज़ निकल के आती है बियरिंग टॉपिक से संबंधित, वो ये है कि हमें जो बियरिंग का प्रयोग करते हैं वह जो है मुख्य रूप से एनर्जी को सेव करने के लिए, ऊर्जा को बचाने के लिए हम करते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि दो जॉब है और एक दूसरे के ऊपर मतलब कि पूरी तरह से संपर्क में है, ठीक है। यहाँ पे इसका कंटेक्ट एरिया ज़्यादा है फर्स्ट वाली कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरी वाली कंडीशन में कंटेक्ट एरिया बहुत ही कम है, कंटेक्ट है बट पॉइंट कंटेक्ट है, ठीक है। तो दूसरी वाली कंडीशन में एनर्जी आपकी कम लगेंगी इन कंपेयर टू फर्स्ट वाली कंडीशन। फर्स्ट वाली कंडीशन आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो सीधा सा यहाँ से चीज़ बस ये निकल के आती है कि बियरिंग का प्रयोग हम करते हैं एनर्जी को बचाने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बियरिंग टॉपिक से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ उसी में आपका इंग्लिश में है कि बियरिंग इज़ एन एलिमेंट ऑफ द मशीन विच मेक्स स्मूथ एंड लो फ्रिक्शन बिटवीन टू स्लाइड सरफेसेस। ठीक है, स्लाइडिंग सरफेस, यहाँ पे स्लाइडिंग भूल गए तो इसको मेंशन कर लीजिएगा आप उसमें कि स्लाइडिंग सरफेस के बीच में या फ्रिक्शन को और उसकी कंटेक्ट को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके वर्किंग प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि माइक्रोमीटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उसी प्रकार वर्नियर कैलिपर से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हो सकता है आपसे आगे एग्जाम में पूछ दें कि जो आपका बियरिंग है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो याद रखिएगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि वस्तुओं को घसीटने से बेहतर है उन्हें घुमाना। हम पहली दूसरी वाली कंडीशन में क्या करते, उसको केवल बीच में एक रोलर दे दिए थे, एक बेरिंग दे दिए थे, जिसके मदद से हम उसको क्या करते, घुमा रहे थे, खींच नहीं रहे थे। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं, करा कि मूविंग ऑब्जेक्ट इज ईजियर दैन स्लाइडिंग।
ठीक है, यानी कि वस्तुओं को घसीटने से बेहतर होता है कि उन्हें हम रोल रोल करके क्या करें, घुमाएं। आप सीधी सी बात है, अगर किसी आप गांव में देखते हैं कि अगर कोई किसी भी अनाज की बोरी है तो उसको लोग क्या करते हैं, उसको खींचते नहीं हैं, बल्कि उसको क्या करते हैं, लुढ़का करके आगे की तरफ जहाँ ले जाना उसको आसानी से हम ले जा सकते हैं, तो उसमें हमें फोर्स कम लगता है। तो ये चीज़ आप लोग आसानी से इसको रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। और जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, जैसे कि हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम बताए थे, जैसे कि माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रोमीटर जो है आपका नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर नट और बोल्ट ऑप्शन में नहीं है तो स्क्रू का भी अगर ऑप्शन में है तो स्क्रू राइट करके आ जाइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नट बोल्ट या स्क्रू के सिद्धांत पर आपका माइक्रोमीटर कार्य करता है। उसी प्रकार वर्नियर कैलिपर की बात करें तो यह दो स्क्रूलों के अंतर के बीच कार्य करता है, प्रिंसिपल पर उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो आपका बियरिंग है या वस्तु को घसीटने से बेहतर है उन्हें घुमाना, इस सिद्धांत पे यह कार्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इन सभी पॉइंट्स को प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगर हमारी एक सीरीज चल रही है DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार उस हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करिए और उस वीडियो में उस प्लेलिस्ट में शामिल सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह मोर देन सफिशिएंट वहाँ पे कंटेंट है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो एक बार चैनल को एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए और उन प्लेलिस्ट में प्रोवाइड की गई सारी वीडियोज़ को एक बार देखिए, डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट है, कह रहा है कि बियरिंग पर रेडियल और थ्रस्ट दोनों प्रकार के लोड पड़ते हैं। तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बियरिंग में किस प्रकार के लोड पड़ते हैं। तो यह दोनों प्रकार के लोड लेने में सक्षम होता है, बियरिंग और रेडियल। ठीक है, तो नेक्स्ट वही क्वेश्चन चीज़ आपको इंग्लिश में मेंशन की है हमने कि बियरिंग्स बियर्स रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, यानी कि ये दोनों प्रकार के लोड सेंड करता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो लगातार इंग्लिश की डिमांड कर रहे थे कि सर क्वेश्चन इंग्लिश में भी रखिए, तो उन सभी लोगों के लिए भी यह वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को एक बार देखिएगा और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कुछ पॉइंट से बियरिंग से संबंधित जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि एक्सियल लोड किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, बियरिंग के अक्ष के लंबवत पड़ने वाले लोड को हम एक्सियल लोड कहते हैं। द लोड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बियरिंग इज कॉल्ड एक्सियल लोड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बियरिंग के अक्ष के समानांतर लगने वाले लोड को थ्रस्ट लोड कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि थ्रस्ट लोड किसे कहते हैं। तो जो बियरिंग के जो द लोड अप्लाइड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बियरिंग, यानी कि जो लोड बियरिंग के अक्ष के समानांतर में लगता है उसे हम थ्रस्ट लोड कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि बियरिंग कितनी प्रकार की होती हैं। तो याद रखिएगा, जो बियरिंग होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, फ्रिक्शन बियरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। ठीक है, तो फ्रिक्शन बियरिंग में आपके जैसे बुशिंग हो गया, जनरल बियरिंग हो गया, स्लीव बियरिंग हो गया, ये सभी फ्रिक्शन बियरिंग के उदाहरण हैं। ये सभी नाम आपको एटलीस्ट याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अगर सिंपल क्वेश्चन बनाता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बुशिंग कौन सी बियरिंग का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ये फ्रिक्शन बियरिंग का उदाहरण है। उसी प्रकार बॉल बियरिंग, नीडल्स बियरिंग, ये सभी आपके एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के उदाहरण हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और बियरिंग का कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बियरिंग में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये फिगर जो है आपको हेल्प करेगी बियरिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने के लिए। जैसे कि आप में इस फिगर में आपको एरो के माध्यम से बियरिंग के अलग अलग पार्ट्स को दिखाया गया है। सबसे पहला पार्ट जो है आपका आउटर रिंग, इसे हम आउटर केस कहते हैं। ठीक है, यह बियरिंग का आउटर केस है। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये, ठीक है। और उसके बाद है ये जो नीचे वाला है, यह है आपका इनर रिंग या इनर केस, इसको हम कहते हैं। उसके बाद ये जो बीच में है, इसको हम सेपरेटर या केज कहते हैं। ये आपके ब्रास के बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो बॉल्स है या यहाँ पे नीडल भी हो सकता है, ये आपके रोलिंग एलिमेंट्स है। तो ये बियरिंग के मेन पार्ट होते हैं, आउटर रेस, इनर रेस, केज और रोलिंग एलिमेंट्स। ये मुख्यतः चार आपके बियरिंग के पार्ट्स होते हैं। ये आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कोई क्वेश्चन कि बियरिंग का कौन सा पार्ट हाउसिंग में फिट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बियरिंग का जो आउटर रिंग होता है या आउटर रेस होता है, ये आपका हाउसिंग में फिट होता है। और सॉफ्ट जो रहती है आपकी इनर रिंग या इनर सॉफ्ट पे आपकी जो सॉफ्ट लगी रहती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉल बियरिंग के बारे में। कह रहा है कि बॉल बियरिंग रेडियल और थ्रस्ट दोनों लोड सहन कर सकती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी बियरिंग, निम्नलिखित में से कौन सी बियरिंग रेडियल और थ्रस्ट दोनों लोड सहन कर सकती है। और वहाँ पे आपका ऑप्शन बॉल बियरिंग है, तो उसको आंख बंद करके टिक करके आ जाएगा, उसका जो है बॉल बियरिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो बॉल बियरिंग है आपकी रेडियल और थ्रस्ट दोनों प्रकार के लोड को सहन करने में सक्षम होती है। ठीक है,
बॉल बेयरिंग कैन बियर बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है जनरल बेयरिंग के बारे में, करके इन बेयरिंग का प्रयोग इंजन्स के अंदर किया जा सकता है, ये इंजन के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंजन के अंदर किस बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि इंजन के अंदर हम जनरल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे हम फ्रिक्शन बेयरिंग भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। जनरल बेयरिंग को हम फ्रिक्शन बेयरिंग भी कहते हैं। जनरल बेयरिंग्स आर यूज्ड इनसाइड बेयर इंजन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्रस्ट बेयरिंग। तो थ्रस्ट बेयरिंग क्या होती है, कारण कि इसमें एंगुलर कंटैक्ट होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस बेयरिंग में एंगुलर कंटैक्ट होता है। जैसे कि आपसे बॉल बेयरिंग है, तो बॉल बेयरिंग में तो आपका पॉइंट कंटैक्ट होता है। नीडल बेयरिंग, इसमें आपका लीनियर कंटैक्ट होता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि थ्रस्ट बेयरिंग में किस प्रकार का कंटैक्ट होता है, तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थ्रस्ट बेयरिंग में आपका जो है एंगुलर कंटैक्ट होता है, यानी इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं या जो बेयरिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके एंगल पे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि बॉल बेयरिंग में पॉइंट कंटैक्ट होता है और नीडल बेयरिंग में आपका लीनियर कंटैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने ये चीज़ आपको नहीं बताया था, हम आपको ये चीज़ नहीं बताया था कि थ्रस्ट बेयरिंग में किस प्रकार का कंटैक्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि थ्रस्ट बेयरिंग में आपका जो है एंगुलर कंटैक्ट होता है और यह जो है मीडियम स्पीड पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है रोलर बेयरिंग। तो याद रखिएगा रोलर बेयरिंग का प्रयोग हेवी लोड लेने के लिए किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोलर बेयरिंग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो हेवी लोड लेने के लिए हम रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। तथा इसका प्रयोग कन्वेयर बेल्ट में भी किया जाता है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको एटलीस्ट इस क्वेश्चन का इस वीडियो का ये क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्वेयर सिस्टम, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है कि कन्वेयर सिस्टम में कौन सी बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं हम कन्वेयर प्रणाली में या कन्वेयर सिस्टम में, तो या कन्वेयर बेल्ट में। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे इस प्रकार से कन्वेयर से संबंधित, तो वहाँ पे रोलर बेयरिंग आप करके आंसर आ जाइए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है बेयरिंग से संबंधित, उन सभी पॉइंट्स को भी आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सभी घरेलू वस्तुओं जैसे कि सीलिंग फैन हो गया, यानी कि छत का पंखा, मिक्सर, ग्राइंडर, इन सभी में जो है बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी वस्तुओं जैसे कि सीलिंग फैन हो गया, मिक्सर, ग्राइंडर, इनमें बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो इनमें जो है पॉइंट कंटैक्ट होता है, और पॉइंट कंटैक्ट होता है तो इसमें एनर्जी की सेविंग होती है, एनर्जी लॉस बहुत कम होता है और इससे हम स्पीड अधिक प्राप्त करते हैं। बॉल बेयरिंग में हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे जो है इसका मेन रीज़न है, सबसे बढ़िया कारण है कि इसमें क्या होता है, आपकी स्पीड अधिक होती है, ठीक है, अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से हम इन सभी आपके जो डिवाइसेस है जैसे कि सीलिंग फैन हो गया, मिक्सर, ग्राइंडर, इनमें हम बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके ये सभी डिवाइस ऐसे हैं जो हम घर पे यूज़ करते हैं, तो आप इसको नोट करके रखिए और इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग ऑटोमोबाइल, ट्रक और ट्रैक्टर की और विभिन्न फार्मिंग वाहनों में, यानी कि खेती की जो मशीन होती है खेती करने वाली, उन सभी में किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि टेपर्ड रोलर बेयरिंग का प्रयोग जो है ऑटोमोबाइल्स, ट्रक और ट्रैक्टर, इसके साथ ही फार्मिंग के जो भी वाहन होते हैं, यानी कि जो कृषि के जो वाहन होते हैं, उन सभी में हम टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि के लिए प्रयोग किए जाने वाहन में किस प्रकार की बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा टेपर रोलर बेयरिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक और कुछ नहीं है आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। और एक चीज़ और, आप लोग वीडियोस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।